India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम आदि के विवरण के साथ कुल 32 कॉलम बनाए गए हैं, लेकिन सेंसस प्रपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के कॉलम को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पिछड़े वर्ग के समुदाय का जाति आधारित जनगणना करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में नोटिस जारी की, जिसमें सरकार को 2021 में पिछड़े वर्गों के लिए जाति आधारित जनगणना करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिका में सरकार के गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को इसे संचालित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता जीएस मणि ने कहा कि अदालत ने वर्तमान मामले के समान एक मामले में नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिक्षा, रोजगार क्षेत्र, पंचायत राज चुनावों और नगर निगम चुनावों में आरक्षण लागू करने में पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इस तरह की जनगणना के अभाव में पिछड़े वर्गों के आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रतिशत तय करने में समस्याएं पैदा होती हैं। याचिका के अनुसार सरकार 2021 में एक राष्ट्रीय जनगणना करने की योजना बना रही है। सरकार की ओर से जारी प्रपत्र में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, हिंदू, मुस्लिम आदि के विवरण के साथ कुल 32 कॉलम बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के कॉलम को शामिल नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग के समुदाय का जाति आधारित जनगणना करना आवश्यकता है। दलील में आगे कहा गया कि साल 2017 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग बनाया गया था। इस आयोग को ओबीसी समुदाय में से हाशिए के समुदायों के लाभ के लिए सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। आयोग को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है और 31 जनवरी तक 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक के लिए अपना 9वां विस्तार प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसमें पिछड़े समुदाय से संबंधित मुद्दों को इंगित किया गया है और पिछड़े वर्गों की जनजाति आधारित जनगणना के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। याचिका में ये भी कहा गया है कि संवैधानिक जनादेश के तहत जहां एक निषेध है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य को भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित वर्गों, जातियों और जनजातियों के उत्थान और महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान बनाने के लिए सशक्त बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। चीफ जस्टिस बोबडे ने बलात्कार मामले में आरोपी को एक ऐसा ऑफर दिया जिस पर बहस शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने आरोपी से कहा कि पीड़िता से शादी करोगे तो मिलेगी बेल वरना जेल। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा सवाल कोर्ट में पूछा गया हो। एक दूसरे मामले में पंजाब के एक व्यक्ति से भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछा था। एक सरकारी कर्मचारी की ओर से रेप केस में गिरफ्तारी से संरक्षण मांगे जाने की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त रखी उस पर बहस शुरू हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने आरोपी से कहा कि वो पीड़िता से शादी करने को हामी भरेगा तभी बेल मिलेगी वरना जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मोहित सुभाष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन कंपनी में टेक्नीशियन मोहित पर एक स्कूली बच्ची से रेप का आरोप है और उस पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम या पॉस्को की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, यदि आप शादी करना चाहते हैं तो हम मदद कर सकते हैं, यदि नहीं तो नौकरी जाएगी और जेल जाना होगा। आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि उसके क्लाइंट की नौकरी जा सकती है। जब लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई थी तो आरोपी की मां ने शादी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि पीड़िता ने उसे ठुकरा दिया था। फिर एक सहमति बनी कि लड़की 18 साल की हो जाएगी तो शादी होगी। जब पीड़िता 18 साल की हो गई तो आरोपी ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने रेप का केस दर्ज कराया।
चीफ जस्टिस ने एक और मौका देते हुए आरोपी से पूछा, क्या तुम उससे शादी करोगे? आरोपी के वकील ने कहा, बातचीत करके बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम शादी के लिए तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हमें बताओ तुम चाहते हो या नहीं तो तुम कहोगे कि हम उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आरोपी के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि वो अपने क्लाइंट से चर्चा के बाद जवाब देगा। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को 4 सप्ताह के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एक दूसरे मामले में पंजाब के एक व्यक्ति से यही सवाल पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस शर्त पर राहत दी थी कि वो 6 महीने के अंदर पीड़िता से विवाह कर लेगा, लेकिन मामला ये था कि वो व्यक्ति पीड़िता के साथ रिश्ते में था और उसे शादी का भरोसा दिया था और बाद में मुकर गया था। इस मामले में अदालत ने उसे इस आधार पर राहत दी थी कि वो शादी कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर दूसरा विवाह करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी है। अगली सुनवाई के बाद तय होगा कि आगे राहत बढ़ेगी या आफत। सुनवाई के दौरान सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि विवाह के लिए झूठे वायदे करना सरासर गलत है। सीजेआई एस बोबडे ने कहा कि विवाह का झूठा वायदा कर नाता जोड़ना और फिर उसे अपनी सुविधा से तोड़ देना पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध बनाने को रेप बता दिया जाए। याचिकाकर्ता महिला ने दलील देते हुए कहा कि इस आदमी ने फरवरी 2014 में मुझसे हिमाचल के मनाली शहर में शादी का ढोंग किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक आरोपी ने हिडिंबा मंदिर में शादी की रस्में भी निभाई थी और उसके बाद उसने अपने परिचितों से पत्नी के रूप में मिलवाया, लेकिन उस कुछ समय बाद ही उस आदमी ने किसी और से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। फिर वो उसे मारने पीटने लगा। महिला से अपनी चिकित्सा रिपोर्ट का भी हवाला दिया और ऐसे में जिसमें पैर की टूटी हुई हड्डी और छाती में दर्द का इलाज भी कराया था, जिस पर सीजेआई एस बोबडे ने कहा कि फिर तो घरेलू या वैवाहिक हिंसा का मामला भी दर्ज करना था, रेप का मुकदमा क्यों दर्ज कराया। याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि वो आदमी मुझ पर पैसे की वसूली का आरोप लगा रहा है, लेकिन असलियत में उसने ही मुझे 3,80,000 रुपए मुझसे लिए हुए हैं। इसके सबूत भी मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्त्री पुरुष का जोड़ा एक साथ दंपत्ति की तरह रह रहा है तो मुमकिन है कि पति ज्यादा आक्रामक हो, लेकिन इस बीच स्थिति में दोनों के बीच में बने शारीरिक संबंध को क्या रेप कहेंगे। याचिकाकर्ता ने फिर दलील दी कि उसने झांसा देकर मुझसे रिश्ते बनाए, फर्जी तौर तरीके से मुझे पत्नी बनाने का ड्रामा किया और भावनात्मक शोषण कर लाखों रुपए भी वसूले। आरोपी पति की ओर से ये कहा गया कि ये याचिकाकर्ता महिला शिकायत करने की आदी है। उसने पहले भी 2 लोगों को ऐसे ही फंसाया और उनके खिलाफ भी आरोप लगाए। इस बीच कोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में डांटा, आपको मालूम है कि आप किसी रेप विक्टिम के खिलाफ हैबिचुअल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, हम मामले की नजाकत समझते हैं, लेकिन यह याचिकाकर्ता रेप पीड़ित नहीं बल्कि शिकायत करता है। लंबित रिक्तियों को न भरे जाने के चलते डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलॉयड साइंसेज यानी IHBAS की तरफ से पेश वकील को दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इस बाबत अदालत के निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नजमी वजीरी इहबास के वकील की दलीलों से नाराज दिखी और ऐसे में उन्हें फटकार लगाते हुए कह दिया कि माय लॉर्ड मत कीजिए, उधर की बात मत कीजिए, बजाय आपको मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल अदालत वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उधर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील जावेद ने जस्टिस नसमी वजीरी को आश्वस्त किया कि मामला मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया है और अप्रैल के अंत तक इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने 2 महीने के भीतर इस कार्य को तेजी से पूरा करने की बात कही है। जस्टिस वजीरी ने उनसे कहा कि इस काम के लिए 8 सप्ताह काफी है, इससे जल्द ही
पूरा कर लीजिए। IHBAS हमारे पास सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है। इसमें मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ कठिनाइयां हैं तो हमारे पास वापस आइए। अदालत को सूचित किया कि मुख्य सचिव स्वयं उस बैठक का नेतृत्व करते हैं जिसमें संस्था के अपेक्षित संकाय और कर्मियों को रखने की बात शामिल होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जनहित में काम को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। मामले की अगली तारीख 18 मई तय कर दी गई है। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अपनी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के घेरे में है, क्योंकि वह आम जन की निजता के साथ ही खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। व्हाट्सएप की इन नीतियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई है। इसमें व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी नीतियों के अंदर सुधार करने के संबंधी में रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका में केंद्र सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त वक्त मुहैया कराया है। बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने उपयोगकर्ताओं से कहा है कि या तो वे अपना डेटा फेसबुक के साथ ही शेयर करने की सहमति दे, वरना 8 फरवरी के बाद उनका अकाउंट बंद हो जाएगा। हालांकि भारी विरोध के बाद व्हाट्सएप ने इस नीति को 15 मई तक के लिए टाल दिया था। अधिवक्ता चैतन्य रोहिला द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि नीति संविधान के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और किसी भी सरकारी निरीक्षण के बिना किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों को जानने की मंजूरी देती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव सचदेवा ने सरकार को और समय देते हुए 19 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। साथ ही मामले से जुड़े लोगों को नोटिस देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले नई प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस DN पटेल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई होनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत की गई राहत मुख्य रूप से नागरिक का प्रकृति की है और प्रावधानों के तहत पारित आदेश के खिलाफ नागरिक अपील दायर करने में दुर्बलता नहीं है। हाईकोर्ट ने अवलोकन ऐसे मामले के दिए हैं जिसमें पत्नी द्वारा दायर 2 अलग अलग कार्रवाइयों, पहली विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक और दूसरी घरेलू हिंसा के तहत संयम के आदेश के खिलाफ परिवार न्यायालय ने एक साथ जोड़ दिया था, सुनवाई की थी और फैसला किया गया था। जस्टिस RD धानुका और VJ बिष्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब दोनों कार्रवाइयों को इस न्यायालय के न्यायिक आदेश द्वारा जोड़ दिया गया और एक साथ ट्रायल का निर्देश दिया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई पर परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गया। उत्तरदाता पत्नी ने क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसके बाद ही उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न राहत के लिए एक एप्लीकेशन दायर की। दोनों मामलों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश द्वारा उसको जोड़ दिया गया और इसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए निर्देश दिए गए और ऐसे में पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरदाता पत्नी और द्वारा स्थानांतरित किए गए दोनों आवेदनों को अनुमति दी, जिसके बाद अपीलकर्ता पति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के रूप में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई। न्यायालय के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19(1) के तहत दायर अपील पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई राहत के संबंध भी है, जिसका दावा घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो। साथ ही एक सामान्य फैसला द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक की कार्रवाई में दी गई राहत के संबंध में सुनवाई योग्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोबाइल टावर को घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगाने के खिलाफ डाली गई याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि टावर घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और टावर से रेडिएशन का याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि टावर रेडिएशन पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज की जिसमें एक आवासीय क्षेत्र से मोबाइल टावर को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि इसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट ने आशा मिश्रा बनाम यूपी राज्य और अन्य मामले में डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी के समझ पर छोड़ देना चाहिए।
ये उनकी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में यदि ये स्थिति होती है तो अदालतों को केवल प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के पैटर्न के आधार पर एक अलग निर्णय लेना चाहिए। आशा मिश्रा मामले में उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की थी कि क्या रेडिएशन के कारण मोबाइल टावरों का एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। न्यायालय का सामना 2 परस्पर विरोधी शोधों से हुआ था। प्रोफेसर गिरीश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडिएशन मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो प्रोफेसर कुमार द्वारा दिए गए निष्कर्ष को सही ठहराया जा सके। एक तरफ ऐसी परस्पर विरोधी वैज्ञानिक रिपोर्टों और दूसरी ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को देखते हुए न्यायालय ने डीओटी संसदीय स्थायी समिति और WHO के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। ये नोट किया गया है कि सभी विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से अपनी राय दी कि मानव स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा होने की आशंका तर्कसंगत नहीं है। बेंच ने कहा था कि बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विषय पर वर्तमान निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि मोबाइल टावरों और BTS द्वारा रेडिएशन से वर्तमान में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होने का कोई औचित्य नहीं है। अंत में पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ये नहीं दिखा सकता है कि विपरीत पार्टी नंबर 7 द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर और 4G बेस्ड ट्रांसमिशन स्टेशन का निर्माण और संचालन राज्य सरकार या किसी भी अन्य प्राधिकरण के आदेश या निर्देश के उल्लंघन में है और याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2008 के जयपुर धमाकों से जुड़े मामलों में बरी होने के बावजूद जेल से रिहाई से वंचित रहे शहबाज अहमद मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे संविधान के तहत मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के मौलिक अधिकार का मखौल बना रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ये जानकर हैरान रह गया कि शहबाज अहमद 2008 के हिरासत में है और ऐसे में और 12 साल से वो जेल में ही है। जयपुर ब्लास्ट केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल कस्टडी में रहने और 8 अन्य समान मामलों में बरी होने वाले आरोपी को रिहाई के तुरंत बाद फिर से गिरफ्तार करने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। 18 दिसंबर 2019 को जयपुर ब्लास्ट मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर में गठित एक विशेष अदालत ने ये कहते हुए अहमद को 8 मामलों में बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। विशेष अदालत ने 4 अन्य आरोपी व्यक्तियों को 2008 के विस्फोटकों के लिए पाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इन ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष ने अहमद को ये कहते हुए इन धमाकों से जोड़ा था कि उसने इंडियन मुजाहिदीन की ओर से एक साइबर कैफे से घटना के बारे में टीवी चैनलों को ईमेल भेजा था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने अहमद के खिलाफ अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया और कहा कि उसका अन्य आरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं है और उसके द्वारा भेजे गए ईमेल को साबित नहीं किया गया है। बरी किए गए आदेशों के ठीक एक हफ्ते बाद 25 दिसंबर 2019 को राजस्थान पुलिस ने 2008 में धमाकों के सिलसिले में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में अहमद को गिरफ्तार कर लिया। जून 2020 में पुलिस ने इस FIR में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जब यह आवेदन लंबित था, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत मांगी। सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि अहमद को इस मामले में 12 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो उस समय हिरासत में था। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की एकल पीठ ने इस मामले में जमानत देते हुए कहा कि ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि जब याचिकाकर्ता जेल में बंद था, याचिकाकर्ता 12 साल तक हिरासत में रहा और अंततः इन सभी मामलों में दोषी नहीं पाया गया। सवाल ये है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि वो 12 साल तक हिरासत में रहा है। जमानत के आदेश में रिकॉर्ड किया गया है कि जब पीठ ने राज्य से पूछा कि अहमद 12 साल तक अन्य मामलों के संबंध में हिरासत में था, तो तब से उसे इस FIR के संबंध में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो अतिरिक्त महाधिवक्ता इस बारे में अनभिज्ञ थे। 27 जनवरी 2020 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता को जेल में यातना देने की शिकायत पर जांच करने और पुलिस अधिकारी को इस तरह की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.